Hello everyone, welcome to our channel Mission CAP Hub. My name is Ankish Sharma and I welcome you again. Today we will discuss chapter 3 of class 9th NCERT, that is atoms and molecules. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग टेलीग्राम पर भी हैं और हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम है मिशन CAP हब। हमने इस पर अभी यलगार 2.0 बैच स्टार्ट किया जहाँ पर हम फ्रेश एडमिशन्स ले रहे हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है पेपर 2 के लिए, CAPF के पेपर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बैच है और इसमें आपको सेल्फ एवेल्यूशन की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ आपको डेली इसमें एक टॉपिक मिलेगा और ये आपके 6 के 6 सेक्शन को कवर करेगा पेपर 2 के। तो यू कैन कॉन्टेक्ट स्वप्निल सर फॉर taking admission in this batch. So let's move on to our chapter, that is atoms and molecules. So what is atoms? मैंने आपको इस चैप्टर से पहले बता दिया था कि मैटर क्या होता है। तो जो मैटर का आप ऐसे समझ सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जैसे कि आपको पता है घर ईंट से बनता है, बॉडी हमारी सेल से बनती है, वैसे ही हर एक मैटर जो भी है वो एटम से बनता है। तो देखिए एटम से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं उसको बताने के लिए कई लोगों ने इनिशिएटिव लिया, कई साइंटिस्ट ने, कई केमिस्ट ने, बट कोई इसके बारे में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। फिर मिस्टर एंटनी एल लेवेजर ने केमिकल कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज दी, प्रिंसिपल दी, सॉरी, ठीक है। तो जो जिसमें से फर्स्ट था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर देखिए दो लॉज थे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए जहाँ भी कंजर्वेशन की बात हो जाए ना, आप समझ जाइए कि वहाँ बात की जा रही है कि आपका जो भी चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना आप बना सकते हो ना ही आप बिगाड़ सकते हो, ठीक है। मतलब यू कैन नाइदर क्रिएट इट और डिस्ट्रॉय इट, ठीक है, बट यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। So this was law of conservation of mass, that you cannot create mass or neither you can destroy it, you can only convert it from one form to another. तो देखिए नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मैं आपको कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि देखिए जब भी कभी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप H2O का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। H2O में क्या होता है, देखिए हम ऐसे राइट करते हैं H2O को, ये H है, H2O। देखिए H2O में क्या मतलब होता है, ये है H2 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। इस H2 का मतलब क्या है, H प्लस H, S प्लस H प्लस O, ठीक है। दो H हैं और एक ऑक्सीजन, ये मिलके बनाता है H2O। तो देखिए जब भी H2O बनेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर जब भी वाटर बनेगा तब हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 1:8 में, ठीक है। इनका ये रेशियो रहेगा। तो देखिए आप किसी भी कोने में चले जाइए दुनिया के, अगर आपके पास आप वाटर यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पास अवेलेबल होगा तो हमेशा इसी रेशियो में अवेलेबल होगा 1:8 में। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि हमेशा जो भी चीज़ होगी, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है XYZ, वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक्ट करेगी। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। पहले देखिए मान लीजिए आपके पास लॉग थी, ठीक है, लॉग उसकी वुड की जो लॉग होती है वो है आपके पास, आप वो उसका वेट था 30 kg। आपने उसमें फायर लगाई, ठीक है, जो फायर के अंदर जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स थे उनका वेट था 1 kg। तो जो ऐश क्रिएट होगी, मतलब जो उससे राख क्रिएट हुई 28 किलो की और 3 किलो का स्मोक क्रिएट हुआ। तो देखिए फायर लगने से पहले जो टोटल वेट था वो कितना था, मास था, टोटल मास 30 + 1 31 kg, और बाद में कितना रहा 28 kg ऐश का और 3 kg स्मोक का। तो टोटल देखिए कितना होगा, ये भी टोटल 31 हो गया। तो देखिए यही होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ को रिएक्ट करवाते हो तो जो जितना मास उसका रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास उसके बाद रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर का। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड के अंदर वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में या फिर सेम रेशियो में
एक्ट करेंगे, और वो हमेशा जो रेशियो होगा वो होल नंबर का रेशियो होगा, ठीक है। होल नंबर आप समझते हैं, कभी वो डेसिमल्स में नहीं मिलेगा आपको जो रेशियो इनका, ठीक है, कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हो यहाँ 4 पार्ट्स हाइड्रोजन के गए, 2 पार्ट्स ऑक्सीजन के गए, तो जो यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ ये 2 मोल्स फॉर्म हुए। मोल्स क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो यहाँ देख सकते हो आप, रेशियो अगर बनाओगे 4 और 2 का तो ये 2:1 बनेगा। तो देखिए जब भी आप वाटर को फॉर्म कराओगे तो ये इसी रेशियो में फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमेशा उसी रेशियो में बाइंड करेंगे जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अब एटम्स के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज आई, जिसमें लोगों ने बताया कि एटम्स कैसे होते हैं और क्या वर्क करते हैं। इसमें से जो प्रोमिनेंट थ्योरी थी वो दी थी मिस्टर जॉन डल्टन ने, जो कि फर्स्ट थ्योरी थी अपॉन एटॉमिक, दैट वाज एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए यहीं से हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाता है। क्या बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? देखिए CDS 1 2015 का क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है। किसने प्रपोज किया था कि एटम इंडिविजिबल होते हैं? तो देखिए ये 5 पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन के, ठीक है। उसने जो एटॉमिक थ्योरी के ऊपर अपनी 5 पोस्टुलेट्स रखी थी, जिसमें से फर्स्ट थी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो सारे, जितने भी मैटर हैं सब सारे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। और वो जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। इंडिविजिबल मतलब आप उनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ना ही उनको बिगाड़ा जा सकता है, ना ही उनको बनाया जा सकता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बताता है। तो देखिए यहीं से पता लगता है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये किसने बताया था? ये बताया था मिस्टर डाल्टन ने। और देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टर डाल्टन का, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाता है। और इसके अलावा एक और इससे PYQ पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये CAPF 2010 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैटर इज नॉट करेक्ट। अभी मैटर्स के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखिए मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर कोई भी चीज़ होगी जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो ये सही है। एट हाई टेम्परेचर मैटर बिकम्स प्लाज्मा। तो जब भी मैटर या फिर गैस को आप हीट करोगे एक्सट्रीमली तो वो चार्ज हो जाएगी और वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगी। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये बोलता है कि सारे मैटर के पार्टिकल्स सारा मैटर बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल से बनता है, जिसे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। पर यहाँ पे मिस्टर डाल्टन ने क्या बताया? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट आंसर है इसका कि जो एटम्स होते हैं बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको अपनी आंखों से नेक डाई से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो C हमारा इसका आंसर रहेगा। तो देखिए और भी कई सारे उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे कि जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर उसका जो मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो कितनी बार भी बना लो आप, चाहे और वो कहीं भी यूज़ कर लो। जो डिफरेंट होगा जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ लो तो वो हर जगह डिफरेंट मिलेगी। पर वाटर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर, वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो आज से आप 10 साल बाद बनाओगे या फिर आज जो आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हो दिल्ली में या जो बैंगलोर में यूज़ कर रहे हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो मास होगा वो हमेशा सेम मिलेगा। एटम्स हमेशा स्मॉल रेशियोज़ में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो देखिए जो नंबर ऑफ एटम्स है एक कंपाउंड को जो फॉर्म करते हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन का होता है, तो टोटल 3 एटम्स होते हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। तो देखिए व्हाट इज़ एटम, मैंने आपको बता दिया था एटम के बारे में कि एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स मान के चलिए आप वो होते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसकी नेमिंग का काम करता है। ये नेमिंग अप्रूव करता है और उसकी फर्दर नेमिंग पब्लिश करता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं UPSC कि
नेमिंग कौन करता है, या फिर IUPAC की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जैसे देखिए हाइड्रोजन का सिंबल S दे रखा है, एल्यूमिनियम का AL दे रखा है, ये सारे IUPAC नेमिंग करता है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास वो होता है जो किसी भी एटम के अंदर जितना मास होगा उसे हम उसका एटॉमिक मास बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो एटम के ऑक्सीजन के एटम के अंदर 16 मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का मास है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा आप, एटॉमिक मास यूनिट होती है, या फिर U से डिनोट करते हैं हम उसको। ओके, तो आप देखिए जो भी दुनिया में चीज़ है, आप बताते हो कि आप लंबे हो, आप छोटे हो, तो आप हमेशा किसी से किसी कंपैरिजन में बताते हो। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आप ग्रेविटेशन हमने निकाले, ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, या फिर ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं हम अर्थ के अंदर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी किसी की हमने रिलेशन में निकाला है। ओके, वो हमने किसी से कंपेयर करके निकाला है। तो वैसे जितने भी हम एटॉमिक मास रखते हैं, जितने भी एटॉमिक मास हैं, वो हमेशा एक एटम के कंपैरिजन में होते हैं, और उस एटम का नाम है कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, तो कार्बन के 12th आइसोटोप के कंपैरिजन में हमने सबके एटॉमिक मास रखे हुए हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो ये 16 एटॉमिक मास क्या डिनोट करता है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के 12th आइसोटोप से 16 टाइम्स हैवियर है। ओके, वो इसके कंपैरिजन में ये चीज़ बताता है मैं। तो आपसे ये भी चीज़ पूछ सकते हैं UPSC कि हमने रेफरेंस के लिए किसका मतलब एटॉमिक मास निकालने के लिए रेफरेंस के लिए कौन सा एटम यूज़ किया है, या फिर कौन सा आइसोटोप यूज़ किया है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स, जैसे कार्बन है, कार्बन का 12th आइसोटोप है, कार्बन का 6th आइसोटोप भी हो सकता है। मतलब एलिमेंट नेम सेम रहेगा, बट उसका मास डिफर कर जाएगा। ओके, इसे मास नंबर बोलते हैं। जो ये मास 12 लिखा है ना, कार्बन 12 लिखा है, ये मास नंबर होता है, ये चेंज हो जाता है, पर जो एलिमेंट है वो सेम रहता है, तो उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। बाकी डिटेल में हम आपको इसको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। आप इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि हमारे फ्रूट वेंडर्स हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, केजीज में लेते हैं, तो वो केजी भी हमने कंपेरिजन में ले रखा है। ओके, हम केजी को वेट के कंपेरिजन में लेके चलते हैं। वेट इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अस। ठीक है, तो जो भी अर्थ हमारे पर फोर्स लगाती है हम उसे वेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, मास को अगर आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट थिंग देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, जैसे कि O2 हो गया, H2 हो गया, ये सारे क्या हैं आपके मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक फ़र्क होता है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो वो कंबाइन करने पे कंपाउंड फॉर्म करता है। पर मॉलिक्यूल क्या होता है? वो सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट का भी हो सकता है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ आ गई होगी कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल होने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है? मॉलिक्यूल होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो दो या दो से ज़्यादा एटम का जोड़ होना चाहिए। और कंपाउंड क्या होता है? दो डिफरेंट एलिमेंट्स का जोड़। बट सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मॉलिक्यूल्स सेम एटम के जोड़ हो सकते हैं, जैसे कि H2। ओके, पर कंपाउंड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो डिफरेंट एलिमेंट के जोड़ हों। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में ये फ़र्क होता है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हम। देखिए अब एक टॉपिक है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? कोई भी एटम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। O2 क्या होता है? O2 होता है O+O। जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तब वो O2 फॉर्म करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस बनने के लिए O2 होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन गैस बनने के लिए N2 होना ज़रूरी है। तो देख सकते हो आप, जहाँ पर दो एटम्स मिलते हैं हम उसको बोलते हैं डाइएटॉमिक। ओके, जहाँ पे सिंगल एटम होता है जैसे C है,
सी सिंगल एटम है, ओके, सी के आगे कुछ नहीं है और पीछे कुछ नहीं है, मतलब कि ओनली सिंगल सी कंबाइन कर रहा है रिएक्शन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, ओके। तो डाई मतलब डबल, एटॉमिक मतलब एटम, तो जिसमें दो एटम हो वो डाई एटॉमिक, जिसमें सिंगल एटम हो वो मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है, ओके। तो देखिए यहाँ से भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाता है। आप देखिए ध्यान से कितना स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है, दे आर ऑल डाईएटॉमिक। तो देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों देखिए डाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ये भी डाईएटॉमिक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हम डाइऑक्साइड बोलते हैं। डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, दो ऑक्साइड होना, ओके, दो ऑक्सीजन के एटम होना। तो जहाँ पे दो एटम्स मिल जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, डायटोमिक बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा दे आर ऑल डायटोमिक। तो देखिए कितना स्ट्रेट आंसर है, बस आपको कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है और उसको ऐसे समझिए कि आप आगे जाके कभी भूलें ना, ठीक है, क्रैम मत करिए उसको समझिए। देखिए यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बन गया। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि H2 का मतलब होता है, H2 का मतलब होता है H+H, ओके। H2 का मतलब समझिए कि दो हाइड्रोजन के एटम, ओके। CO2 का मतलब क्या होता है, CO2 का मतलब होता है C, एक कार्बन है, और O2 मतलब दो ऑक्सीजन, C+O+O। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये जो नंबर लिखा होता है ये क्या दिखाता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसी को हम एटोमिसिटी भी बोलते हैं। और इसी पर हमारा एक क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखिए क्वेश्चन ये है कि द कंपाउंड C7H7NO2 हैज़। अब ये कंपाउंड है, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आप इसके नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करिए। C7 का मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया, CO2 मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो C7 मतलब 7 कार्बन, H7 मतलब 7 हाइड्रोजन, N के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब N1 है, N सिंगल है, O2 मतलब दो ऑक्सीजन। तो आप टोटल काउंट करिए कितना हुआ, 7 कार्बन 7 प्लस हाइड्रोजन 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस नाइट्रोजन 1 15, 15 प्लस 2 17। तो देखिए पहले आंसर इसका 17 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में 17 एटम्स है। तो देखिए कितना सिंपल और कितना स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहीं पे कोई कॉमर्स आर्ट्स का बच्चा होता है तो देखता है, सोचता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है इसका और मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और इजीली आंसर कर सकते हो। अब देखिए केमिकल फॉर्मूलेज हम कैसे राइट करते हैं। केमिकल फॉर्मूलेज राइट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई ग्रुप ऑफ एटम, ओके, याद रखिए ग्रुप ऑफ एटम अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं, ओके, ठीक है। जैसे ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम है NH4। तो देखिए ये दो एटम का ग्रुप है, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। हाइड्रोक्साइड किस किसका है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इन्हें पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। इनके ऊपर जब इनके ऊपर चार्ज होता है तो इन्हें पॉलीएटॉमिक आयन्स कहते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल फॉर्मूलेज कैसे फॉर्म होते हैं चार्ज से। जैसे देखिए आपके पास दो आपके पास एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लीजिए Mg और Cl। तो देखिए Mg के ऊपर चार्ज है 2+ और Cl के पास है चार्ज 1 नेगेटिव। तो देखिए जब भी आपको कंपाउंड फॉर्म करना होता है, जो भी जैसे आपका कंपाउंड है, जैसे HCl है, CaCl2, जो भी कंपाउंड है आपका वो हमेशा इसी तरीके से फॉर्म होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर Mg का है 2 पॉजिटिव चार्ज और Cl का है 1 नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इनके चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब Mg के पास 2 था तो Mg का 2+ चला जाएगा Cl के पास, और Cl का जो 1 नेगेटिव था वो चला जाएगा Mg के पास। तो ये फॉर्म करेगा, Mg के पास आएगा Cl का 1, तो Mg के नीचे 1 आ गया, ओके। 1 को हम ना भी लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता। और जो Mg का 2 था वो चला गया Cl के पास, तो फॉर्म क्या हुआ, MgCl2,
ओके, अगर आप इसको समझ गए हो, अगर नहीं समझे तो आप इसको स्लो करके वापस से देख सकते हो इसी पार्ट को जो मैंने समझाया। मैं आपको अब इससे रिलेटेड एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि आपको शायद लगे कि हार्ड है, बट इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनाइन एक्स। अब देखिए एनाइन और कैटाइन बता देता हूँ मैं आपको। एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज और कैटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कन्फ्यूज मत होएगा। तो देखो फॉर्मूला बोलता है कि सोडियम सॉल्ट और एक अनाइन है एक्स, मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स के ऊपर और सोडियम सॉल्ट है। जब ये कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला फॉर्म करते हैं Na2x। ओके, और एक और जब वही एक्स जो ये एक्स है जब एल्यूमिनियम से एक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्मूला बनाएगा। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये कोई Na था, मतलब Na है। ओके, Na के ऊपर चार्ज कितना होता है, Na के ऊपर चार्ज होता है +1। ओके, और ये था X। ओके, अब ये X है, जब अब ये केमिकल फॉर्मूला फॉर्म हुआ तो ये बना है Na और 2x। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है कि चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए इसका जो 1 था वो x के पास आया होगा, तो देखिए x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। और इसके पास जो चार्ज होगा x के पास वो n के पास आ गया होगा। तो देखिए x के पास अगर 2 होगा चार्ज यहाँ पर, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तभी n के पास 2 आया है। ओके, तो x का चार्ज कितना है 2, तो हमें यहाँ से x का चार्ज पता लग गया 2। और देखिए Al का चार्ज मैंने आपको ऊपर नोट कराया था, मैंने आपको इसीलिए नोट कराया था, Al का चार्ज है 3 पॉजिटिव। ओके, तो देखिए Al का चार्ज है 3 पॉजिटिव और x का चार्ज मैंने आपको बताया भी, x का चार्ज है 2। और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी इनके जो चार्जेस होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो Al का चार्ज जाएगा x के पास और x का चार्ज जाएगा Al के पास, तो ये फॉर्म करेगा Al और x का 2 इसके पास आ गया, फिर हम x लिखेंगे और Al का 3 x के पास चला जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं Al2x3। तो देखिए सी ऑप्शन है Al2x3। अब आपको पता लग गया केमिकल फॉर्मूलेस कैसे फॉर्म होते हैं और उसी से हमने आंसर निकाला, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और एक इसमें कॉमन सेंस का पार्ट मैंने आपको बताया कि बस हमने x का चार्ज फाउंड किया। तो अगर आप वो भी इजीली कर सकते हो, अगर आप देखो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो Na का चार्ज 1 रहता है, Na से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 2 आया ये x की वजह से आया होगा। ओके, जो यहाँ पे चार्ज x के साथ है वो Na का है और जो Na के पास नीचे आया है ये x का चार्ज था। ओके, तो आप इस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आता है मोल कंसेप्ट। तो देखिए मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हम पढ़ते हैं कि एक दर्जन में 12 की क्वांटिटी आती है, 1 डजन में 12 की क्वांटिटी आती है। तो वैसे ही मोल बताता है कि एक मोल एक क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए जितने भी हम कंपाउंड्स लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, जैसे ये H2 लिखा है। ओके, ये H2 क्या है, ये 1s2 है, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है मतलब मॉलिक्यूल बन गया, अगर सिंगल होता तो एटम होता। अब देखिए C2H6 है, ठीक है। अब C2H6 क्या होता है, ये होता है आपका एथेन। तो देखिए ये C2H6 क्या बताता है, इसके आगे देखिए कुछ नहीं लिखा तो इसको हम 1 मान लेते हैं, मतलब ये इथेन का 1 मॉलिक्यूल है। ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ इथेन। तो देखिए जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो ये क्या बताता है कि ये 1 क्वांटिटी है उसकी। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg एप्पल, 1 kg ऑफ ऑरेंजेस। तो यही मोल क्या होता है, सिंपली मोल ये बताता है कि किसी की क्वांटिटी कितनी है। तो देखिए अगर मैं मैं ऐसे लिख देता हूँ 2H2, तो ये 2H2 क्या दिखा रहा है, H2 तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, और 2 क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है कि 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हाइड्रोजन गैस है और ये 2 दिखा रहा है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 2 मोल्स हैं। ओके, मोल्स दिखाता है क्वांटिटी कितनी अवेलेबिलिटी, जैसे 1 डजन दिखाता है 12, अगर 2 डजन दिखाएगा तो अगर 24 है तो
वो टू डजन दिखाएगा। ओके, मतलब इसके आगे लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स लिखे होंगे वो क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे उसके। और 1 मोल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है। अब देखिए कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, ओनली हाइड्रोजन बता रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास रहेगा 1। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब H2 में कितना रहेगा, H2 मतलब H+H मतलब 1+1। ओके, मतलब 1+1 2 हो गया। और मैंने आपको बताया था कि हम 2 मोल्स काउंट कर रहे हैं H2 के, तो 2 मोल्स काउंट करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे समझिए कि हमेशा ये वाली चीज़ ऐड होती है। जितने भी ये आगे लिखे हैं ना, हमने H2 लिखा है, H3 लिखा है, H4 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम इतने टाइम्स ऐड कर रहे हैं इसके मास को। और ये जो आगे लेफ्ट साइड में नंबर होता है ये मोल्स दिखाता है। ओके, ध्यान से समझिए, आगे वाले मोल्स होते हैं लेफ्ट साइड में, और जो एटम के नीचे नंबर लिखे होते हैं ये दिखाते हैं कि एटम हमने कितनी बार ऐड किया है। ओके, तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखिए, ये है एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23। ये क्या है, ये साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, इन्होंने अपना एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर दिया था। उन्होंने बोला था कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल विल कंटेन दिस नंबर ऑफ, 1 मोल ऑफ एनी मैटर कंटेन दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल में, याद रखिए 1 मोल। अगर मैं मोल को डबल कर दूंगा तो ये पार्टिकल की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। अगर मैं मोल को ट्रिपल करूंगा तो ये क्वांटिटी भी ट्रिपल हो जाएगी। ये 1 मोल की क्वांटिटी है, 2 की इसकी डबल, 3 की इसकी ट्रिपल। तो देखिए क्वेश्चन है, उस पर आ जाइए। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2 मोल ऑफ CH4 विथ 2 मोल ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। अब देखिए हमें बोल रहा है कि CO के हमारे पास कितने मोल आएंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 मोल ले लूँ CH4 के, CH4 ये रहा, इसके मैं अगर 2 मोल ले लेता हूँ, तो देखिए मैं इसको मोल्स का कंसेप्ट इसमें यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बताऊँगा। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना यहाँ मास है ना लेफ्ट साइड में, उतना ही राइट साइड में होना चाहिए। जितने यहाँ पार्टिकल्स हैं उतने यहाँ पार्टिकल्स होने चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ मैंने 2 मोल्स किए CH4 के, तो 2 मोल्स का मतलब मैंने जैसे आपको बताया भी, लेफ्ट साइड में इसके 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 2 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 2 एटम्स हो जाएंगे, सॉरी 2 मोल्स हो जाएंगे कार्बन के, और 2 मोल्स हो जाएंगे H4 के। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की क्वांटिटी डबल हो गई। अब देखिए यहाँ कार्बन की क्वांटिटी डबल हो गई तो यहाँ भी मुझे डबल करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ डबल नहीं करूँगा तो ये क्वांटिटी बैलेंस नहीं होगी। तो जब इसको मुझे डबल करना है, ओके, ये वैसे ऑटोमेटिकली डबल्ड हो जाएगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पर जब इक्वेशन आप बैलेंस करते हो, ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बाकी अभी आप देख लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि इसकी क्वांटिटी यहाँ डबल हुई तो मुझे यहाँ भी डबल करनी पड़ेगी। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा या फिर इसमें 2 मोल ऐड कर दूंगा। तो मैं जब इसके आगे 2 लगाऊंगा तो यहाँ कार्बन के 2 मोल्स हो जाएंगे, यहाँ भी 2 मोल्स हो जाएंगे, और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा है कि CO के कितने मोल्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए दे रखा ऑप्शन 2 मोल्स। तो ये आंसर रहेगा इसका, क्योंकि देखिए यहाँ जितने मोल्स रहेंगे उतने यहाँ मोल्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें 2 मोल्स हो जाएंगे कार्बन के। अगर मैं यहाँ पे मेरे यहाँ 2 से कम हुए तो बाकी मैं कहीं पे कुछ भी कर लूँ इक्वेशन में, ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा और इक्वेशन मेरी रॉन्ग हो जाएगी, मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये तो रहा आपका एक क्वेश्चन मोल पे। एक सेकंड क्वेश्चन ये रहा मोल पे कि देखिए बोलता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23। सोडियम 23 मतलब क्या है, सोडियम का मास दे रखा है 23 ग्राम बोल दीजिए, 23 U बोल दीजिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको। 1 मोल सोडियम का जो 1 मोल होगा उसके अंदर है मास 23 ग्राम। ओके, मुझे उसने बोल रखा है कि मेरे पास अवेलेबल है 46 ग्राम। अगर मेरे पास 46 ग्राम अवेलेबल है, ओके, तो मैं यूनाइटरी मेथड से इजीली निकाल सकता हूँ कि 23 ग्राम्स
यूनिट है, मतलब एक यूनिट में इतना प्रेजेंट है, और 46 टोटल है, तो मेरे पास कितने मोल्स हुए? तो 46 को मैं सीधे सीधे डिवाइड करूँगा 23 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, काट के 2 आंसर आ जाएगा, 23 2 जा 46, तो ये 2 आ गया। ओके, थोड़ा गलत हो गए। ओके, ये 2 हो गया। तो देखिए मेरे यहाँ से क्या आ गया कि 46 ग्राम्स में 2 मोल्स होंगे। अब 1 मोल में मेरे, उन्होंने बोला कि n का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो देखिए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे मेरे, 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 2 में कितने होंगे, 2 इंटू, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि ये 2c, ये 1c, 1c में कितने होंगे, 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब 2 कार्बन के एटम हो जाएंगे तो एक एटम के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, 2 में कितने होंगे, उसके डबल। तो वैसे देखो यहाँ जब 2 मोल हो गए तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 थे, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये जो कि एवोगैड्रो कांस्टेंट था, इन्होंने उसको n से दिखा रखा है। तो जब उसकी जगह मैंने n लिख दिया, जो एवोगैड्रो कांस्टेंट था उसकी जगह मैंने n लिख दिया, तो जब 2 से मैं n को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 2n, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा था उससे, बट इसके अंदर से क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, थॉरली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी कमेंट्स हो आपकी, सॉरी कोई भी क्वेरीज हो आपकी, तो आप टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, हमने आपको चैनल का नेम बता दिया आपको, वहाँ पे आप क्वेरीज पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है कंटेंट ढूंढने में और बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि सारे स्टूडेंट्स को क्वालिटी स्टडी नहीं मिल पाती, इस वजह से वो अपना सिलेक्शन में पीछे रह जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्शन हो, जो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बस उनको क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो आप उनके साथ शेयर करिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।